तो आज हम लोग जानेंगे साउंड के बारे में। साउंड क्या है? अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो तो ये साउंड है। अभी आप लोग जो बोलोगे वो भी साउंड है। तो जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, वो सब साउंड है। ठीक है। अब क्वेश्चन है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। अब ये वाइब्रेशन क्या है? ये है टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पोजीशन। वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है। अब वाइब्रेशन का एग्जांपल ले सकते हो, ऑस्किलेटरी मोशन। वाइब्रेशन ऑस्किलेटरी मोशन की तरह है। ऑस्किलेटरी मोशन ही है एक तरीके से बोलो। ठीक है। अब एग्जांपल, पार्क में जाते हो तो पार्क में जो झूला होता है ना, वो आगे पीछे करते रहता है, तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब बैक एंड फोर्थ। ठीक है। सो आगे पीछे करते रहता है, तो वो भी एक वाइब्रेट ऑस्किलेटरी मोशन का की तरह काम करता है। जैसे कि इसको करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो। आप लोग एक स्ट्रिंग को लो। ठीक है। ये धागा लो, इसमें एक बॉब बांधो। ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा हिलाओ। हिलाओ इसे। ठीक है। सो क्या होगा? पहले ये इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, या फिर पहले उधर जाएगा, या फिर इधर आएगा। मतलब आगे पीछे करेगा। समझ में आया? सही है। टू एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, जो भी बोलो। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, जो भी बोलो आप। तो मान लो इसे हम लोग मानते हैं पॉइंट ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी। सो क्या होगा? ये पॉइंट ए से बी पे जाएगा, फिर बी से ए पे जाएगा, फिर वापस ये जब बी से ए पे जाएगा तो ए से सी पे जाएगा, और फिर सी से ए पे आएगा। सो ये सारी कहानी होती है। अब जब ये पूरा कहानी हो जाएगा, ठीक है, ये ए टू बी, फिर बी टू ए, फिर ए टू सी, और फिर सी टू ए, ये जब पूरा झमेला हो जाएगा तो ये एक ऑस्किलेशन पूरा करेगा। वन ऑस्किलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वन ऑस्किलेशन, एक राउंड बोलो, जो भी बोलो, ये एक ऑस्किलेशन पूरा करेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। इसको समझ लिया। इसे मैंने इसलिए अभी बोला क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये ऑस्किलेशन के वाले कहानी के आगे जरूरत पड़ने वाली है। सो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो तुमने जान लिया। अब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लो भाई। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एक है पिच, दूसरा है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है पता है, पिच क्या है देखेंगे, लेकिन उनके पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन को जान लो, क्योंकि वाइब्रेशन को नहीं समझे ना तो साउंड ऑफ को भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। तो क्योंकि वाइब्रेशन से ही तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो पहले वाइब्रेशन को समझो, ये उसका पिता है। वाइब्रेशन, इसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला एक एम्पलीट्यूड, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी हमेशा सुनते होगे। सो उसको तो पता ही है, लेकिन एक बार हम देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और ये सारी चीज़ें इसी से आएंगी, इसी का मैंने पहले बोला था कि एक ऑस्किलेशन पूरा करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं पे आएंगी घूम फिर के। सो चलो देखते। एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ऑन आइदर साइड ए बी और ए सी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ऑन आइदर साइड ए बी और ए सी। समझ में आया? सो ये ए से मान लो यहाँ पे आया, ए से बी तक आया। सो ये ए बी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर ए से सी तक गया। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। किसी भी साइड पर एक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरा आता है टाइम पीरियड। एक मिनट दोस्त। दूसरा आता है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। इसे तुम पेंडुलम भी कह सकते हो। सिंपल पेंडुलम तो तुमने पढ़ा है, तो इसे एक पेंडुलम की तरह ही देखो, ये पेंडुलम ही है। सो टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम पेंडुलम लेगा वही है टाइम पीरियड। समझ में आ गया? एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में। अब मान लो इस ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में ये ए से बी, फिर बी से ए, फिर ए से सी, फिर सी से ए। ठीक है। इसको करने में इसने 0.025 सेकेंड्स लिए। ठीक है। 0.025 सेकेंड्स बहुत कम बोल दिया क्या? थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन मान लो इतना लिया। ठीक है। मान लो 0.025 सेकेंड्स लिए, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ? 0.025 सेकेंड्स हुआ भाई। सिंपल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड। इसको एकदम ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस नहीं बोल रहा है, 1 सेकंड में जितने ऑस्किलेशंस होंगे सिर्फ वही पूछ रहा है।
समझ में? 1 सेकंड में जितना ऑस्किलेशन होगा वही पूछ रहा है। सो मान लो 1 सेकंड में इसने ऑस्किलेशंस किए 10, ठीक है, 1 सेकंड में इसने 10 ऑस्किलेशंस किए। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 10। जिसको फ्रीक्वेंसी को नापने का मीटर है, मतलब मेजरमेंट उसको करते हैं हम लोग हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे 10 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में ये 10 ऑस्किलेशंस को कर सकता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। वैसे ये जो टाइम पीरियड वाला कहानी था ना, ये जो टाइम पीरियड वाला कहानी, एक ऑस्किलेशन देखो इतना कम सेकंड में हो रहा है, वैसे इतने इसी के आसपास कहीं होता है, ये 0.25 हो सकता है या फिर 0.1 हो सकता है, ठीक है, तो इसी के आसपास होता है। सो इतने कम सेकंड को तुम क्या नोट कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। अब तुम कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं कर सकते। सो नहीं कर सकते इतने कम सेकंड को नोट, तो क्या करते हैं, 10 ऑस्किलेशंस ने मान लो कि 1 सेकंड लिया, 10 ऑस्किलेशंस ने मान लो 1 सेकंड लिया काम करने में, 1 सेकंड में 10 ऑस्किलेशंस हुए। सो उन्होंने क्या किया, इस 1 सेकंड को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वली तो होगा। सो आंसर आ गया 0.1 सेकेंड्स। तो उन्होंने बोल दिया कि एक ऑस्किलेशंस को करने में इसे लगा 0.1 सेकंड, मतलब इसका टाइम पीरियड हुआ 0.1 सेकंड का। समझ में आया? बहुत अच्छे। अब वही मान लो इसको लगता 1 सेकंड 20 ऑस्किलेशंस करने में, 1 सेकंड मान लो लगता 20 ऑस्किलेशंस करने में, 20 ऑस्किलेशंस करने में इसको 1 सेकंड लगता, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 होता, जिसका आंसर वापस होता 0.5 होता आंसर, सही 0.05 होता, 0.05 सेकंड से इसका आंसर होता। समझ में आया? सो ऐसे ही ये काम चलती है। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड का भी जो मैंने मेल मिलाप बताया, इसके बीच का एक रिलेशन है। देखो टाइम पीरियड इक्वल 1/f। अब यहाँ पे f क्या डिनोट करता है? तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। सो टाइम पीरियड इक्वल 1/f, टाइम पीरियड इक्वल 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आया? अब मान लो कि फ्रीक्वेंसी है 10, फ्रीक्वेंसी 10 है, 1 सेकंड में मान लो फ्रीक्वेंसी हुई है 10। सो 10 मान लो फ्रीक्वेंसी है, सो 1/10 करेंगे, टाइम पीरियड निकल जाएगा जिसका होगा 0.1। फिर उसके बाद मान लो फ्रीक्वेंसी है 20, सो 1/20 करेंगे, निकल जाएगा 0.05 सेकेंड्स, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सब समझ में आ गया या फिर नहीं आ रहा? वापस रिमाइंड करो वीडियो को, देख लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस तो आपको समझ में आ ही गए। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला है इसका पिच। पिच क्या है? मेजर ऑफ स्लिलनेस ऑफ साउंड, स्लिलनेस, मेजर ऑफ स्लिलनेस ऑफ साउंड। सो ये क्या है? किसी किसी का साउंड आपने देखा होगा कि थोड़ा भारी होता है, किसी किसी का पतला होता है, यही सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं पिच। जिसका हाई पिच होता है, ठीक है, जिसका हाई पिच होता है उसका क्या होता है, उसका आवाज़ श्रिल होता है, मतलब अच्छा होता है, उतना भारी नहीं होता, वो पतला आवाज़ होता है। लेकिन जिसका पिच लो होता है, जिसका लो पिच होता है, उसका भारी आवाज़ होता है, ठीक है, वो उतना पतला नहीं होता, वो थोड़ा ग्रफ आवाज़ होता है। सो ये हाई पिच रिप्रेजेंट करता है हाई फ्रीक्वेंसी को, हाई पिच इक्वल हाई फ्रीक्वेंसी, और लो पिच रिप्रेजेंट करता है लो फ्रीक्वेंसी को, लो पिच इक्वल लो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो आपका होगा लो पिच, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपका होगा हाई पिच, ओके। तो जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी जो पिच होती है वो हाई होती है, और जो मेल होते हैं उनके पिच होते हैं लो। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अब पिच को क्या हम घटा बढ़ा सकते हैं? हाँ घटा बढ़ा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे घटाते हैं। हाई पिच करना है, कैसे करें? जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? गिटार, सितार, वायलिन, ये सारी चीज़ों के स्ट्रिंग होता है ना, ठीक है। सो उनको पतला कर दो, इंस्ट्रूमेंट्स के जो, अगर उनको हाई पिच का करना है तो उनके स्ट्रिंग्स को पतला कर दो, या फिर उनको छोटा कर दो, या फिर उनको टाइट बांधो, एकदम टाइट, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, बाबू टाइट बांधो, ठीक है। तो जो साउंड वो निकल के आएंगे, जो साउंड वो प्रोड्यूस करेंगे वो हाई पिच की साउंड होगी, ठीक है। और लो पिच कैसे करें? तो लो पिच करने के लिए जो उनके वही स्ट्रिंग को आप मोटा कर दो,
लंबा कर दो और लूज कर दो, एकदम मतलब अपोजिट कर दो भाई काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पतला किया था तो यहाँ पे आपने थिन किया था तो यहाँ पे थिक करो, यहाँ पे शॉर्ट किया था तो यहाँ पे लॉन्ग करो, यहाँ पे टाइट किया था तो यहाँ पे लूज करो, हो गया, हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस हो गया। समझ में आया? तो पिच का क्लियर है, चलो क्लियर है। अब लाउडनेस क्या है भैया? लाउडनेस, व्हाट इज लाउडनेस? सो लाउडनेस जानते हो क्या होता है ना, लाउडनेस आप लोग तो जानते ही हो क्या होता है लाउडनेस। अब एक चीज़ को देखो, अगर जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड जो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड हाई है, ठीक है, इफ एम्पलीट्यूड अगर हाई है तो जो लाउडनेस होगी वो भी हाई होगी। लेकिन वहीं पे अगर एम्पलीट्यूड लो है तो लाउडनेस भी कम होगी, लो होगी। लाउडनेस को मेज़र करने का तरीका है कि यूनिट को कहते हैं हम लोग डेसिबल। इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। सो क्लियर हुआ साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे ट्रैवल करता है। लाइट के केस में देखा था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन क्या साउंड भी वैसे ही ट्रैवल करता है, देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो आपको सुनाई देता है ना, बार आप मान लो एक खाली रूम में हो और आपको अपनी आवाज़ बार बार सुनाई देती है अगर आप कुछ बोलते हो, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग जानेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और हाउ डज साउंड ट्रैवल, इनके बारे में। तो पहले प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है। तो साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? लेकिन वो वैक्यूम के थ्रू प्रोपोगेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो क्या है कि जब वाइब्रेशन होगा तो एक पार्टिकल पे होगा तो वो दूसरे को पास ऑन कर देगा, तो वो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो ऐसे ही वाइब्रेशन एक दूसरे को पास ऑन करते जाएंगे। दूसरे को वाइब्रेट करेंगे, फिर तीसरे को वाइब्रेट करेंगे, फिर चौथे को, तो वाइब्रेशन पास ऑन होते रहेगा। वैसे ही लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में, तो ये वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली पास होते रहेगा। इसी के लिए जो सॉलिड होता है उसमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं। क्लोजली अटैच्ड होने की वजह से जल्दी जल्दी वाइब्रेशंस पास होते हैं, जल्दी जल्दी वाइब्रेशंस पास होते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड बहुत ही ज़्यादा होता है बाकी केस के मुकाबले। लेकिन जो वैक्यूम का जब केस आता है, तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं। वैक्यूम के केस में नो पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल्स है ही नहीं तो जो वाइब्रेशन होगा वो कहीं पास हो ही नहीं सकता। जब पास हो ही नहीं सकता तो साउंड उसमें ट्रैवल कर ही नहीं सकता, साउंड आगे बढ़ ही नहीं सकता, साउंड आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से उसमें साउंड ट्रैवल ही नहीं करता, उसमें साउंड प्रोपोगेट ही नहीं करता। अब एक केस है, हाउ डज साउंड ट्रैवल। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? तो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। साउंड ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, साउंड ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के रूप में ट्रैवल करता है। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन। अब ये क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जैसे कि ये एक फॉक आपने लिया, ये होता है फॉक, होता है जिसमें कि ये मेटल से बना होता है, जिसमें एक स्टीम होता है होल्ड करने के लिए। तो ये जो फॉक लिया, जब आप इसको किसी चीज़ से मतलब मारते हो तो ये आउटवर्ड या इनवर्ड करता है। तो ये जो ए बी है, जब ये आउटवर्ड्स ऐसे पुश करेंगे, ठीक है, जब ये आउटवर्ड पुश करेंगे तो जो सराउंडिंग होगा, इनका सराउंडिंग एयर जो होगा वो क्लोज आएगा एक दूसरे के, ठीक है। जब ये आउटवर्ड ऐसे इस तरीके से जब वो कोई भी चीज़ पुश करेगा तो बाहर उधर का एयर और इधर से पुश किया गया एयर तो एक पास आएगा ना, एक जगह आएगा, तो वो एयर जो है वो क्लोज आएगा, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा। एयर के क्लोज आने की वजह से एक हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशंस, समझ में आया? बहुत अच्छे। वहीं पे अगर ये जो ए और बी है, ये जब इनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे अभी ये इनवर्ड आ रहे हैं, इनवर्ड ये अभी आ रहे हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये इनवर्ड आ रहे हैं। तो जब ये इनवर्ड की तरफ आएंगे तो क्या होगा उस केस में जो है ये सराउंडिंग एयर बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। सराउंडिंग एयर, इसके अंदर का जो एयर है वो तो बाहर निकल के मूव करेगा ना। जब ये ऐसे किसी चीज़ को आप दबाओगे तो अंदर का जो एयर है वो बाहर निकल के मूव करने लगेगा, तो बाहर कहीं एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और बाहर भी एक स्पेस एम्प्टी था तो वहाँ पर वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। सो उस केस में क्या होगा कि वो एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म करता है, ठीक है। वो एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन।
जिसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन। समझ में आ गया कि क्या है कंप्रेशन, क्या है रेयरफैक्शन। जब वो आउटवर्ड पुश करेगा तो कंप्रेशन होगा, जब वो इनवर्ड पुश करेगा तो रेयरफैक्शन होगा। ठीक है, अब एक जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, जो ये फॉर्क है जो वाइब्रेट करता रहता है, ये वेव्स छोड़ता है। ठीक है, ये वेव्स छोड़ता है जिसमें कंप्रेशंस भी होते हैं और रेयरफैक्शंस भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वेव्स छोड़ रहा है, तो ये रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है। यहाँ पे भी ये वेव्स छोड़ रहा है तो पहले कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है। तो ये वेव्स छोड़ता है जिसमें अल्टरनेट कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है ना दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। उसे हम लोग क्या कहते हैं तो वेवलेंथ, उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक लेटर, ये है वो लेटर, आप लोग इसको देख लो, ये है वो लेटर है जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। ठीक है, इस लैम्डा लेटर की मदद से डिनोट किया जाता है। इसको मैं बड़े में एक बार लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है ये लैम्डा। ठीक है, तो इसी की मदद से डिनोट किया जाता है वेवलेंथ को। सो ये देखो ये वेव्स जो हैं, ये वेव्स जो हैं, तो ये एक कंप्रेशन मान लो इसे, तो ये रेयरफैक्शन मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी जा रही है इसे ही हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा जहाँ से वेव शुरू हुआ है जहाँ पे एंड होगा उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और फिर ये जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस जो होगा वो कितना गहरा है, वो जो वेव है वो कितना अंदर है, वो से ये है एम्पलीट्यूड, और ये उसकी डेंसिटी। समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। मुझे लगता है अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कान है, जो हमारे ईयर है वो कैसे काम करता है, वो कैसे सुनता है, वो आवाज़ को कैसे सुनता है, ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे अभी आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये अभी पिक्चर जो अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें ये पिना जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लो, पिक्चर को अच्छे से देखो। तो इसमें जो आपको ये पिना दिखाई दे रहा है, ये जो पिना है, जो हमारे साउंड वेव्स होते हैं, ये जो ईयर है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, आउटर ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया जिसके आप लोग देख सकते हो। तो ये जो ईयर है इसमें ये जो आउटर ईयर में जो आपको ये पिना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पिना, ये जो हमारे साउंड वेव्स है इन सबको एक जगह पे गैदर करता है। ठीक है, ये सारे साउंड वेव्स को एक जगह पे गैदर करता है। फिर उसके बाद उन सारे साउंड वेव्स को ईयर कैनाल के द्वारा, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ईयर कैनाल जो है उसके द्वारा ईयर ड्रम पे उसे ट्रांसमिट करता है, ईयर ड्रम पे उसे ले जाता है। उसके बाद ईयर ड्रम का जो मेम्ब्रेन है, वो उन सारे साउंड वेव्स को गैदर करता है और फिर उसे आउटर ईयर से मिडिल ईयर की तरफ भेजता है। सो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो मिडिल ईयर है वहाँ पे 3 टाइनी बोन्स है, जिनको कि हमने 3 टाइनी बोन्स के नाम से डिनोट किया है। वो 3 बोन्स है जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्ट्रेप। हैमर, एनविल एंड स्ट्रेप, ये जो तीनों बोन्स हैं ये बहुत ही क्लोजली अटैच्ड बोन्स है। ठीक है, तो जब वाइब्रेशंस इनके तरफ पास होती है तो ये क्या होते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करने लगते हैं और ये अपने पास से उन वाइब्रेशंस को इनर ईयर की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो जब ये इनर ईयर की तरफ जाता है तो इनर ईयर के पास एक है कोक्लिया, ये जो कोक्लिया है, इनर ईयर है, इसके पास ये कोक्लिया है। तो ये एक बहुत ही लंबा फ्यूलिड ट्यूब जैसा है। तो ये फ्यूलिड जो ट्यूब जैसा है, ये जो अभी आप लोग देख रहे होगे, ये बहुत ही लंबा है, फ्यूलिड ट्यूब जैसा है। तो ये कोक्लिया इसको रखता है। तो इस कोक्लिया के अंदर छोटे छोटे सेंसिटिव हेयर सेल्स हैं। तो ये जो सेंसिटिव हेयर सेल्स हैं वही इन सारे वाइब्रेशंस को पिकअप कर लेते हैं उन फ्यूलिड ट्यूब से, और सारे वाइब्रेशंस को पिकअप करके ऑडिटरी जो नर्व है, जो ऑडिटरी नर्व है उसे ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन उसे रजिस्टर कर लेता है और समझ लेता है कि वो साउंड क्या है। सो ऐसे ही हमारे जो ईयर है वो काम करता है और समझता है कि साउंड क्या है और कैसे काम कर रहा है। सो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे ईयर का ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कि लाइट का एक स्पीड होता है वैक्यूम में या फिर किसी भी मीडियम में, एयर में, वाटर में, वैसे ही जो साउंड है उसका भी स्पीड होता है। ठीक है, किसी भी मीडियम में। सो ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हाई इन सॉलिड जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, सॉलिड के केस में वो ज़्यादा होता है और गैस के केस में वो कम होता है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। जो सॉलिड होता है उसके ये जो मॉलिक्यूल है, मान लो उसका जो ये मॉलिक्यूल है,
ये बहुत ही पास रहते हैं, एकदम बहुत ही इसके पार्टिकल्स पास रहते हैं। सो जब वाइब्रेशन होता है तो आसानी से वो पास ऑन होता है, बहुत ही जल्दी पास ऑन होता है। इसके लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं पे एक गैस के केस में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स के, वो बहुत ही दूर में होते हैं, बहुत ही फैले हुए होते हैं। सो वाइब्रेशन बहुत ही जल्दी पास ऑन हो नहीं पाती, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम होता है स्पीड ऑफ साउंड गैस के केस में। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो साउंड ऑफ स्पीड है वो भी ज़्यादा होगा। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपका जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो भी कम होगा। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो साउंड की स्पीड कम। समझ में आया? बहुत अच्छा। ईयर में जो हमारा साउंड का स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है तब। और अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो जो स्पीड है साउंड की वो होगी 343 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? उसके बाद वाटर के केस में इसका है 1482 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम के केस में 5100 मीटर पर सेकेंड, स्टील के केस में 6100 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे स्पीड्स हैं अलग अलग मीडियम्स में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है दोस्तों? आप एक रूम में जहाँ पे कुछ रखा नहीं है, एकदम खाली रूम है, वहाँ पे आप कुछ बोलो, आपको अपनी आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है। इसके पीछे का रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सेम उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और वो जो आपको बार बार आवाज़ अपनी सुनाई दे रही है उसे हम लोग कहते हैं इको। ओके, तो इसको बोला गया है अ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वन और वेरियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इको। ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो गया, एक सिंगल रिफ्लेक्शन जो हुआ, बार बार रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक बार मान लो आपकी वॉइस गई और वो वापस एक ही बार में रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ गई। अब वो वापस आई तो फिर कहीं पर टकरा के वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, सिर्फ एक बार ही उसके रिफ्लेक्शन हुआ, और उसी में जो आपको आवाज़ सुनाई देता है वही है इको। लेकिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आपको अपनी आवाज़ बार बार सुनाई देती ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? उस केस में होता है रिवर्बरेशंस। ये क्या है? अ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वेरियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो कि आपने बोला, ठीक है, पहले वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो भी वापस किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ। सेम वैसे ही जैसे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के केस में हम लोग देखते हैं लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में जो हम लोग दिखते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है रिवर्बरेशंस के केस में। समझ में आया? बहुत अच्छा। उसके बाद एब्जॉर्वेशन ऑफ साउंड। जस्ट लाइक जैसे कि लाइट के केस में कुछ लाइट को कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व कर रहे थे, किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो किसी को अपने तरफ से जाने दे रहे थे, मतलब आसानी से उन्हें पास ऑन करने दे रहे थे। सेम वैसे ही जो साउंड है उसे भी कोई ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं तो कोई एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि जो मिरर हुए, पॉलिश्ड मेटल हुए या फिर स्मूथ सरफेस हुआ, वो जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन वहीं पे उसी केस में एक जो कर्टन जो एक पर्दा है, उसके बाद एक जो बैग है, गनी बैग, उसके बाद एस्बेस्टस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मीन्स कि अगर ये सारी चीज़ें आप अपने रूम में रख दो तो आपको इको सुनाई नहीं देता है। यही रीज़न होता है कि आपके रूम में पर्दा तो होता ही है, तो आपको जब उसमें बहुत से सामान होते हैं तो उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, जिसकी वजह से आपको अपना इको एक ऐसे रूम में सुनाई नहीं देता जहाँ पे बहुत ही सामान रखा हुआ है। इको का यूज़ वैसे होता कहाँ है? ये जो इको अभी हमने पढ़ा, इसका यूज़ कहाँ होता है? एक सोनार टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इसका यूज़ होता है। सोनार टेक्नोलॉजी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये क्या है? तो इको जो है वो सेम टाइम लेता है रिफ्लेक्ट में जाने में और रिफ्लेक्ट होने में। जैसे कि लाइट के केस में हमारा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम था, वैसे ही इस केस में मान लो उसने 10 सेकेंड लिए साउंड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में, तो वापस वो 10 सेकेंड लेगा हमको सुनाई देने में। समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो टाइम एकदम सेम होता है।
तो उसी का यूज़ करके हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उसी का यूज़ करके, सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं सी में, ठीक है। किस लिए छोड़ते हैं? ताकि सी की गहराइयाँ को नाप सकें, या फिर कोई भी अगर सबमरीन अंदर रह गया है, उसकी लोकेशन को हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो वो हमें पता चल सके। तो इसके लिए सबमरीन छोड़ते हैं या फिर ऊपर से छोड़ा जाता है ताकि सी के गहराई को नापा जा सके। तो जो ये रिफ्लेक्टेड साउंड, जैसे कि मान लो ये सोनार टेक्नोलॉजी से यहाँ से मैंने छोड़ा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड मैंने छोड़ा, तो ये सरफेस पे टकराया, यहाँ पे ये सरफेस पे टकराया, तो वापस ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मान लो ये 10 सेकंड में यहाँ तक आ गया, अब वापस ये 10 सेकंड में यहाँ तक जाएगा, वापस ये यहाँ पे सुनाई देगा। समझ में आया? सो टाइम ड्यूरेशन सेम हुआ। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड आने में, 10 सेकंड जाने में। कितना टाइम लगा? 20 सेकंड का टोटल टाइम लगा। लेकिन एक्चुअल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड का। 10 सेकंड ही तो उसे जाने में लगा ना, 10 सेकंड ही उसे जाने में लगा। सो 10 सेकंड उसे टाइम लगा। और ये किस मीडियम से गया? अगर हम लोग सी को नाप रहे हैं तो जैसे कि वाटर में अभी हमने देखा कि 1482 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। सो 1482 इंटू 10 कर दो। सो ये 1482 14,820 आंसर आएगा। मीन्स ये हो जाएगा 14,820 मीटर, जिसको अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 14 किलोमीटर 14.820 किलोमीटर आंसर होगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। उसके बाद जो बैट्स हैं वो भी इको का यूज़ करते हैं। किस तरीके से? वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं ताकि वो आगे, वो जब बढ़ रहे हो, जब वो आगे जा रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा ना जाए, इसी के लिए वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आते हैं और वो समझ जाते हैं कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। सो इसका यूज़ एक बैट्स भी करते हैं और एक सोनार टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है। सो मुझे लगता है आप लोग अब इसको समझ चुके होंगे, स्पीड ऑफ साउंड को और साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को। अब हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स, ये सारी चीज़ें क्या है। सो लेट्स देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स को। सो ये ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं? सो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर के हम लोग साउंड सुन सकते हैं। एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर के हम लोग साउंड सुन सकते हैं। उसके अगर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे या फिर ऊपर अगर साउंड जाता है तो वो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। तो वो जो रेंज होता है जिसके अंदर तक के हम लोग साउंड सुन सकते हैं, उसे कहते हैं, उस साउंड को कहते हैं ऑडिबल साउंड। और जो साउंड जो कि हम लोग नहीं सुन सकते उसे कहते हैं इनऑडिबल साउंड। समझ में आया? उसे हम लोग कहते हैं इनऑडिबल साउंड। उसके बाद इसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि कौन से ऑडिबल साउंड है, कौन से इनऑडिबल साउंड है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: सोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। जो कि हमने अभी बात किया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं पिछले वीडियो में, कि सोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। सो सोनिक साउंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज विच ह्यूमन कैन हियर, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। इसके नीचे या फिर इसके ऊपर के आवाज़ों को हम लोग नहीं सुन सकते। इसी रेंज को कहते हैं, इसी साउंड को कहते हैं सोनिक साउंड, इसी को साउंड को कहते हैं सोनिक साउंड, और इस रेंज को कहते हैं ऑडिबल रेंज, ठीक है। इस रेंज को हम लोग कहते हैं ऑडिबल रेंज। समझ में आया? चलो सब सही है। इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, उन साउंड की फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 हर्ट्ज से कम है, वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, उन्हें हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल में जो व्हेल्स होते हैं और जो एलिफेंट्स होते हैं और भी बहुत से राइनासोरस जो एनिमल्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपना जो साउंड एमिट करते हैं, जो साउंड निकालते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड होता है। वो मतलब वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब 20 हर्ट्ज नहीं होती, उनसे कम होती है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एबोव 20,000 हर्ट्ज, वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है, ठीक है, एबोव 20,000 हर्ट्ज, उन्हें हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। मान लो कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से बहुत ही ऊपर है, तो उसे हम लोग कहेंगे
अल्ट्रासोनिक साउंड। समझ में आया? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो गया था अल्ट्रासोनिक साउंड। इस केस में क्या है, बैट हुआ, डॉग हुआ, डॉल्फिन हुआ, ये जो एनिमल्स हैं ये इस साउंड का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सोनिक साउंड का यूज़ हम लोग ह्यूमन लोग करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ कुछ एनिमल्स जैसे कि वेल्स एंड एलिफेंट्स करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ बैट, डॉग, डॉल्फिन जैसे एनिमल्स करते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से रेंज है जो कि हमें सुनाई देता है। हमें सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड ही सुनाई देंगी। इससे ऊपर या फिर इससे नीचे के साउंड हमारे किसी काम के नहीं, सुनाई नहीं देंगे तो काम क्या क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ह्यूमंस कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार, गिटार, ढोलक, एक तारा, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बांसुरी, तो ये सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और ह्यूमन के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और विंड इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिकर्जन इंस्ट्रूमेंट्स और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। इसको मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स आप बोल सकते हो। तो ये 3 भागों में इन्हें मेनली बांटा गया है, स्ट्रिंग, विंड और तीसरा मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या क्या काम करता है, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये तब बजता है, इसकी आवाज़ तब सुनाई देती है जब ये स्ट्रिंग्स जो इसके हैं ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग्स जब इसके वाइब्रेट करते हैं तो हमें ये सुनाई देता है। इस एग्जांपल में हम लोग किसका ले सकते हैं, गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया, हार्प हो गया, संतूर हो गया, एक तारा हो गया। ऐसे ही बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनके स्ट्रिंग के बजने पे, वाइब्रेट करने पे वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो उनके अगर हमें पिच को बदलना है, ठीक है, मान लो उनका अगर हमें पिच को बदलना है तो उनके जो लेंथ ऑफ वायर, जो उनके वायर होते हैं उसे हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उससे पिच को भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट्स में ये तब वाइब्रेट करते हैं जब इनके एयर कॉलम, जो इनमें एयर हो, ये कॉलम होते हैं जो जिसमें से एयर पास ऑन हो सके, पास आउट हो सके, वो जब वाइब्रेट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस केस में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट। फ्लूट मतलब बांसुरी होती है, तो बांसुरी में भी आपने देखा होगा कि कैसे एयर कॉलम के लिए जगह होती है कि पास इन पास आउट हो सके। सो वही यहाँ पे भी है कि वो जब वाइब्रेट करेगा, वहाँ से जब एयर आएगा और वो जब वाइब्रेट करेगा एयर कॉलम, तो ही आवाज़ प्रोड्यूस होगी। उसके पिच को हम लोग बदलने के लिए जो एयर कॉलम की लेंथ है उसे अगर हम लोग बदल दें तो पिच भी बदल सकती है, हाई पिच हो सकती है, लो पिच हो सकती है, जैसे हम लोग बदलें। उसके बाद मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स, ये तब वाइब्रेट करता है जब आप इसके मेम्ब्रेन पे को स्ट्रेच करते हो, जब आप इसके मेम्ब्रेन को बजाते हो तो ये वाइब्रेट करते हैं, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस केस में एग्जांपल हो गया ढोलक, तबला, मृदंगम और भी बहुत कुछ। सो ये बने हुए होते हैं मेटल और वुड और क्ले से ये बने हुए होते हैं। सो मेम्ब्रेन क्या है, ये पहले देखो, ये मान लो ये ढोलक है तो इस साइड और ये साइड जो 2 साइड्स होते हैं जिस पे आप लोग बजाते हो उसी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। मुझे लगता होगा आप लोग समझ गए। सो अब ये तो समझ गए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। हम लोग जो ह्यूमंस हैं हम लोग कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लैरिक्स और वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग लैरिक्स कह सकते हैं या फिर वॉइस बॉक्स। ये हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये लैरिक्स और वॉइस बॉक्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि विंड पाइप के अपर एंड में, मतलब ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, विंड पाइप जो है उसके ऊपर लोकेटेड है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो विंड पाइप है, इसके ऊपर जो है ये लैरिक्स या फिर कहो वॉइस बॉक्स लोकेटेड है। ठीक है, अब इसको आप लोग देखने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग कुछ बोलो और यहाँ पे हाथ रखो, आपको कुछ वाइब्रेशन महसूस हुई, ये उसी का कारण है। ठीक है, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस जो होता है वो कंट्रोल होता है 2 थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन था, वैसे ही वहाँ पे भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर के अंदर विंड पाइप के नीचे। सो उसे हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। ठीक है, जो कि लाइनेक्स से पूरा एकदम स्ट्रेच होता है, लाइनेक्स से पूरा एकदम सटा हुआ होता है। उसके बाद इट हैज़ नैरो स्लिट थ्रू विच एयर इज़ ब्लोन इन एंड आउट। उसके पास एक नैरो स्लिट होता है, मतलब पतला सा स्लिट होता है थोड़ा, तो जिसके द्वारा एयर आता है या फिर जाता है। ठीक है,
तो जब हम लोग बोलते हैं तो जो एयर है हमारे लंग्स से वो ऊपर की तरफ पुश होता है, ठीक है, हमारे लंग्स से वो ऊपर की तरफ पुश होता है और वो स्लिट के द्वारा पास ऑन होता है, स्लिट के द्वारा पास ऑन होता है। तो वोकल कॉर्ड जो है, जो वोकल कॉर्ड है वो जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे। तो ये जो एयर कॉलम स्लिट है, जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो स्लिट का है, अगर उसे हम लोग बदल दें, उसके कैन बी वेरिंग, तो उसे चेंज अगर हम लोग कर दें उसके थिकनेस को, जो वोकल कॉर्ड की थिकनेस है अगर उसे हम लोग चेंज कर दें तो हमारा जो ये पिच हैगा, जो पिच है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है कि साउंड कैसे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और कैसे हमारे द्वारा, हम ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ये है विंड पाइप और ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? सो एपिग्लोटिस आपने पढ़ा होगा कि वो चीज़ जो कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि पानी को या फिर खाना को विंड पाइप में नहीं घुसने देती। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सो मुझे लगता है ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच का डिफरेंस। म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है। ऐसा क्या है कि हम लोग नॉइज़ जब भी होता है तो उसे हमको वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं पे हम लोग जब म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। वो उस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच का क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो म्यूज़िक है वो रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है जो कि हमें प्लेजर देता है, ठीक है। रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है जिससे कि हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है मतलब। और जो नॉइज़ है ये इरेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है। जो नॉइज़ है ये इरेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है जो कि हमें इरिटेशन देता है, कहीं से भी प्लेजर नहीं देता, इरिटेशन ही सिर्फ देता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस क्या है? सो जो म्यूज़िक होता है ना, जो म्यूज़िक होता है वो हमें प्लेजर कैसे देता है? क्योंकि वो एक रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशंस में चल रहा है, लेकिन वहीं पे जो नॉइज़ है वो रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशंस में नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके लिए वो हमें प्लेजर नहीं दे के इरिटेट कर देता है। उसके बाद जो साउंड लेवल होते हैं जो कि हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल होते हैं, जो साउंड लेवल जो कि हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल है वो है 60 to 65 डेसिबल्स का, ठीक है। साउंड लेवल जो कि हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल है वो है 60 to 65 डेसिबल्स का। अगर यही जो साउंड लेवल है वो 80 डेसिबल्स के ऊपर चल जाता है, ठीक है, 80 डेसिबल्स की अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये हार्मफुल है हमारे कानों के लिए, ये हमारे कानों के लिए हार्मफुल है। ये नॉइज़ पोल्यूशन इस मामले में क्रिएट करता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जब होता है तो वो हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करता है? हमारे ऊपर इफेक्ट करता है इन सारे तरीक़ों से। हमें हार्ट अटैक हो सकती है, हमें स्ट्रेस हो सकते हैं, पार्सल या कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब हम पूरी तरीके से बहरे हो सकते हैं या फिर आधा बहरे हो सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, घट सकता है, हम लोग अच्छे से, हमें नींद नहीं आएगी, उसके बाद हेडेक होगा, सिर दर्द करने लगेगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण ये सब होता है। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? जो गाड़ी चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं, फिर उसके बाद जो लाउड स्पीकर्स हैं, उन सब के जो नॉइज़ होते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिनकी नॉइज़ 80 डेसिबल से ऊपर होती है, ठीक है। जिनकी नॉइज़ 80 डेसिबल से ऊपर चल जाती है, जिनका आवाज़, जिनका साउंड 80 डेसिबल से ऊपर चला जाता है, उसे हम लोग कह देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।